नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। लेकिन आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। तो चलिए आज की लिस्ट के बारे में आपको बताती हूं। हमारी पहली खबर है कि आज केंद्र सरकार ने लिखित में दिया है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र होना था वो नहीं होगा और उसका कारण है कोरोना वायरस की महामारी के चलते वो शीतकालीन सत्र नहीं होगा। हालांकि विपक्षी पार्टीज का यह आरोप है कि उन्हें कहीं कंसल्ट नहीं किया गया। तो इससे जुड़ी हुई आपको खबरें बताऊंगी। दूसरी खबर जुड़ी हुई है किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली में, उन्होंने आज योगी सरकार को चुनौती दे डाली है और कहा है कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। क्या कुछ कहा है आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर थोड़ा चौंकाने वाली है। आपको हैरानी होगी जानकर कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में, जिस समय पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, हजारों और लाखों लोगों की नौकरियां गई थी, वहीं दूसरी तरफ भारत के जो खरबपति, अरबपति और पूंजीपति हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि भारत के बिलियनियर्स, उनकी आमदनी में 35% का इजाफा हुआ है। क्यों और कैसे और क्या है ये रिपोर्ट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। आज सरकार ने पहली बार इस बात को कबूला है, वो भी लिखित में, कि 2020 का जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो नहीं होगा और उसका कारण ये है कि महामारी के चलते इस सेशन को नहीं बुलाया जाएगा। साथ में जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी का जवाब दिया है। और ये चिट्ठी किसने लिखी थी? ये चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने, जो कि लोकसभा में भी लीडर है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रहलाद जोशी को, ये कहते हुए कि आप पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन करिए ताकि ये तीनों कृषि कानून हैं उनको डिस्कस किया जा सके। उधर आपको ये भी बता दें कि तमाम पंजाब के जो एमपीज हैं वो इस समय जंतर मंतर पर दिल्ली के धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट के सेशन को बुलाया जाए और ये जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन ऐसे में प्रहलाद जोशी, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या लिखा है अधीर रंजन चौधरी को पत्र के जवाब में? उन्होंने ये लिखा है कि ठंड का जो मौसम है वो कोरोना महामारी के लिए बहुत क्रूशियल होता है और इस समय हम दिसंबर के बीच में हैं। वैक्सीन जल्द आने वाला है, इस बात को भी याद दिलाया है प्रहलाद जोशी ने। और फिर उन्होंने लिखा है कि मैंने खुद से सारी विपक्षी पार्टियों से बात करके, जब उनकी राय मशविरा कर ली, तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस संसद के शीतकालीन सत्र को बजट सेशन से क्लब कर देना चाहिए। यानी कि जो अगला सेशन है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाया जाएगा और जिसमें कि बजट सेशन और विंटर सेशन दोनों को क्लब कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आई कि इस तरीके की चिट्ठी प्रहलाद जोशी ने एक जवाब में अधीर रंजन चौधरी को लिखी है, तो उसके बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तुरंत ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गुलाम नबी आजाद, उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं और राज्यसभा एमपी हैं डेरेक ओब्रायन, उनसे इस बात को पूछा गया कि क्या आपकी राय मशविरा ली गई थी, क्या आपको कंसल्ट किया गया था? तो उनका एक कोट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंसल्ट व्हाट अ जोक, यानी कि आप मजाक कर रहे हो अगर आप इस बात के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी को या आपको कंसल्ट किया गया है या नहीं किया गया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जंतर मंतर पर तमाम इस समय एमपीज वहां पर बैठे हुए हैं, किसानों के यूनियंस बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और इन कृषि कानून को वापस लीजिए। लेकिन ऐसे में सरकार का ये कहना है कि नहीं, कोरोना महामारी के चलते और क्योंकि जो हमारा मानसून सेशन था उसको ट्रंकेट कर दिया गया था, उस समय 100 से ज्यादा नेता कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, 300 से ज्यादा संसद का जो स्टाफ था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके चलते उन्होंने
कहा है कि ये सुरक्षा के लिहाज से और हेल्थ के लिहाज से यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं होगा। और साथ में प्रहलाद जोशी ने यह भी लिखा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं उन्होंने अपनी विलिंगनेस नहीं जताई है। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता है वो खुद चाह रहे थे कि इस विंटर सेशन को अवॉइड किया जाए। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आज क्या सरकार इस चीज से डर गई है कि अगर संसद सत्र बुलाया जाएगा तो उसे कृषि कानून पर घेरा जाएगा। सिर्फ कृषि कानून पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर, तो तमाम ये मुद्दे हैं जिन पर सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर सकता है। तो क्या इसी डर से क्या इस विंटर सेशन को नहीं बुलाया जा रहा है? और इसका लॉजिक क्या है? आप लॉजिक की अगर बात करें तो त्योहारों में कोरोना की हम बात नहीं करते, हम चुनाव में रैलीज करते हैं, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग और उस समय कोरोना महामारी की बात नहीं होती। राज्य बिहार में चुनाव हुआ था, किस तरीके से रैलीज में लोग नजर आ रहे थे, किस समय कैसे भीड़ नजर आ रही थी। उधर हैदराबाद के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके की भीड़ उमड़ी हुई थी। तो वहां पर कोरोना महामारी की बात नहीं होती है। यहां तक कि नए संसद भवन का भूमि पूजन हुआ सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही। तो आज अगर ये सारे फंक्शंस और रैलीज अगर हो सकती हैं तो संसद सत्र को क्यों नहीं बुलाया जा सकता, जबकि ये सारे इंतजामात हैं कि उसको हाइब्रिड तरीके से किया जा सकता है कि कुछ लोग आए, कुछ लोग वर्चुअली ज्वाइन करें। लेकिन इसके बावजूद संसद सत्र को, जो शीतकालीन सत्र है, उसको नहीं बुलाया जा रहा है। साथ में इसी कोरोना महामारी के दौरान राम मंदिर का शिलान्यास तक हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि एक ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसे आप कोरोना महामारी का बहाना देकर और आप इस सत्र को नहीं बुलाना चाह रहे हैं। तो क्या सरकार डर गई है? सरकार ये जानती है कि कोरोना महामारी के पीछे बहुत सारे सवाल इस सरकार से किए जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो सिर्फ कृषि कानून पर होगा कि इतना बड़ा किसानों का जो हुजूम है आज सड़क पर है और सरकार क्यों उस गतिरोध को तोड़ नहीं पा रही है। गतिरोध लगातार बना हुआ है। अभी भी सरकार ये कह रही है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। उधर किसान भी अपने आप से डटे हुए हैं। तो बड़े सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। उधर गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर, वैक्सीन से जुड़े हुए इतने सारे सवाल हैं। तो बहुत सारी चीजों पर इस समय सरकार अपने आप को घिरा हुआ देख सकती है। तो एक कंफर्टेबल और एक बिल्कुल कन्वीनियंट जो एक्सक्यूज था वो प्रहलाद जोशी ने लिखा है। और अगर उनकी चिट्ठी को मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो उन्होंने यही लिखा है कि विंटर मंथ्स आर क्रूशियल फॉर पैंडेमिक, वी आर इन द मिडल ऑफ डिसम्बर, वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड सून, I have myself contacted the leaders of various political parties and they have expressed concern for the pandemic। यानी कि उनका कहना है कि विपक्षी दलों ने खुद ये कहा है कि इस संसद सत्र को न बुलाया जाए। लेकिन अब बात किसकी मानी जाए? सरकार की मानी जाए या तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन या कांग्रेस के जयराम रमेश? उधर अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा था कि आप पार्लियामेंट सेशन को बुलाइए ताकि कृषि कानून को डिस्कस किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आज इस बात का एक अंदेशा हमें मिलता है, एक रिफ्लेक्शन मिलता है कि केंद्र सरकार एक इतना बड़ा डिसीजन जैसे कि संसद का शीतकालीन सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना है, उसमें भी ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टीज को कंसल्ट नहीं किया गया है, उन्हें लूप में नहीं रखा गया है। और अगर आज सरकार ये कह रही है कि नहीं उसने सब पार्टी से बात कर ली है, तो कौन सी वो पार्टीज हैं जिनसे आज बात की है? आज सरकार को इस पर बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जब तक सरकार ठीक तरीके से इस पर बयान नहीं देती है तब तक इस बात को लेकर अटकलें लगती रहेंगी कि सरकार ने विपक्ष से बात नहीं की और संसद का शीतकालीन सत्र को नहीं बुलाया गया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप देखें तो ये संविधान की, संसद की गरिमा, ये सारे आज सवाल खड़े होते हैं। और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, आज उसको भी कहीं ना कहीं उस पर वार किया गया है। अगर संसद का शीतकालीन सत्र बिना विपक्ष को बताए सरकार ने नहीं बुलाया है। एक और भी जो बड़ा सवाल सामने आता है कि जिस समय सरकार ने कृषि कानून को पास किया था मॉनसून सेशन में, तो उस समय महामारी के बीच संसद सत्र बुलाया गया। सिर्फ संसद सत्र ही नहीं बुलाया गया, तीनों कृषि कानून को बहस करके पारित करा दिया गया। और अब जब फिर से दोबारा जब किसान इस आंदोलन को खड़ा करने के बाद ये कह रहे हैं कि इन कृषि कानून को वापस लिया जाए, तो सरकार उसी महामारी का हवाला दे रही है। तो आज सवाल ये उठता है कि सरकार किसके लिए काम कर रही है? किसानों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है? आपने मॉनसून सेशन में जल्दबाजी में, ताकि पूंजीपतियों को और कॉर्पोरेट्स को फायदा हो, इसलिए आपने तुरंत इस बिल को पारित करा दिया, तीनों कृषि कानून को। लेकिन आज जब किसान ये कह रहे हैं और बेचारे सब सड़क पर आज इस बात को जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि ये कृषि कानून
उनकी नस्लों को खराब कर देगा, उनके भविष्य को खराब कर देगा, तो उस चीज के लिए आज सरकार दोबारा इस महामारी का बहाना लेती है और कहती है कि वो शीतकालीन सत्र को नहीं बुलाया जाए। तो ये बार बार इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं और इस बात को बल देता है, जिसमें कि बार बार ये सरकार पर आरोप लगते हैं कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है, किसानों के लिए नहीं। आज ये बात भी कहीं ना कहीं वैलिडेट हो जाती है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने इस बात का खुलासा किया, और खुलासा क्या, इसको अनाउंसमेंट कहेंगे, कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल ने आज योगी सरकार को ललकारा है, और ललकारा शब्द मैं जानबूझ के इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जिन बातों को आज केजरीवाल ने कहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तुलना उन्होंने दिल्ली से की है, वो अपने आप में एक कहानी बयान करता है। अब आइए नजर डालते हैं कि केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, पावर सप्लाई यानी कि जो बिजली की सप्लाई है वो नहीं है, और ये तीनों ऐसे इश्यूज हैं जिन पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि सफलता का डंका बजाया है दिल्ली में। क्योंकि आप मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करें, सरकारी स्कूल्स की बात करें, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी बड़ी उपलब्धियां मानी गई हैं आम आदमी पार्टी की, और जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई है। लेकिन इसके अलावा केजरीवाल ने जो एक बड़ी बात कही, वो ये कही कि उत्तर प्रदेश में एक गंदी राजनीति है, और वो राजनीति कहां पर आकर खत्म होती है, भ्रष्टाचार पर खत्म होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने और वहां की जनता ने हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर राजनीतिक पार्टी को आजमा लिया है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक कॉमन फैक्टर है वो है भ्रष्टाचार। इसलिए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश को एक बदलाव चाहिए और आम आदमी पार्टी वो बदलाव लेकर आएगी। तो ये एक सिर्फ अनाउंसमेंट है या सिर्फ एक खोखला अनाउंसमेंट है, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, इसे अभी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस और जो सीटों का बंटवारा है, पार्टी जो प्री पोल अलायंसेस होते हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए इसको वैलिडेट किया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें तय हैं जो कि आप देख सकते हैं कि 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी यूपी की पार्टी यूनिट को सक्रिय किया था। वाराणसी में 2014 में वो खुद भी प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने नॉमिनेशन भरा और उनके खिलाफ कॉन्टेस्ट किया। और अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा एमपी हैं संजय सिंह, इस समय बहुत सक्रिय हैं पिछले 10 या 11 महीने से यूपी में, और बार बार हर मुद्दे पर वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वो उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी शायद एक सीरियस प्लेयर, एक गंभीर प्लेयर के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का आप वोट बैंक देखें तो उत्तर प्रदेश में कई रीजनल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, छोटे दल हैं, और बीजेपी तो है ही। बीजेपी की अगर हम आप सीटों की बात करें तो जो लास्ट 2017 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। कुल विधानसभा सीट्स हैं 403, तो 403 में बीजेपी के पास 312 सीट्स थी और समाजवादी पार्टी डिस्टेंट सेकंड पर थी, यानी कि उसके पास 47 सीट्स थी। तो अगर ऐसा कुछ है तो एक ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कि सोर्सेस के थ्रू खबरें पता चलती रहती कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ले, या फिर वो बीएसपी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। ये सारी अभी अटकलें हैं कि प्रीपोल इक्वेशंस किस तरीके से बनेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से एक बड़ा अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो बीजेपी के लिए एक और विपक्षी दल खड़ा हो गया है। अगर आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में तो बहुत सारी पार्टीज आ जाती है। जैसे एक बिहार का आपने एक्सपेरिमेंट देखा, तो क्या आम आदमी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनेगा, जिसमें हो सकता है कि कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, क्या उस महागठबंधन का हिस्सा बनेगा या वो अकेले लड़ेगा? तो ये सारे अभी खुले प्रश्न सबके सामने हैं जिनका भी जवाब नहीं है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी एक विपक्षी
पार्टी के रूप में नजर आएगा और बीजेपी को चुनौती दे रहा है। लेकिन एक और जो एनालिसिस है कि अगर आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी दंगल में कूद जाता है अगर उत्तर प्रदेश के, तो वो क्या करेगा? हो सकता है वो सीटों को और वोटों को और काटे, और अगर वोट को काटेगा तो इसका फायदा हो सकता है कि बीजेपी को ही पहुंच जाए, क्योंकि जो छोटी पार्टीज हैं उनके वोट भी बढ़ जाएंगे। तो एक वोट कटुआ पार्टी के रूप में उभरेगा या एक सीरियस पोटेंशियल विपक्षी पार्टी के रूप में उभरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा किस तरीके के वो एजेंडाज लेके जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बात साफ कर दी कि उनका मूल मुद्दा क्या होगा। इलेक्शन में उन्होंने कंपेयर किया है कि जो सबसे बड़ा देश का राज्य है वो सबसे डेवलप्ड और सबसे विकासशील क्यों नहीं बन सकता दिल्ली की तरह, तो उसकी तुलना दिल्ली से की है। और ये सारे मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी उतरेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो लेकिन अब योगी सरकार इसका जवाब कैसे देते हैं, क्या मुद्दे लेकर योगी सरकार आती है? उनके पास भी मुद्दों की कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके पास एक पॉलिटिकल वेपन है जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, कि वोटों को पोलराइज कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजिक पोलराइजेशन कैसे किया जाए, ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, अगर वो ध्रुवीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी करेगी तब तो शायद उसका मुकाबला बीजेपी से हो सकेगा, वरना योगी सरकार तो है ही उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। तो अब देखना यह है कि आगे ये जो पूरी चुनावी यात्रा है ये कैसे होगी। 1 साल से कम का समय बचा है, 2022 में चुनाव होने हैं, तो 1 साल से थोड़ा सा कुछ महीने शायद होंगे और फिर उत्तर प्रदेश का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो कि आपको थोड़ा चौंकाएगी। जी हां, बिलियनेयर्स इनसाइट रिपोर्ट 2020 जो कि पब्लिश की गई है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और यूबीएस की तरफ से, उसके मुताबिक जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, यानी कि अप्रैल और जुलाई के महीने के बीच में, जब लाखों लोगों की नौकरियां गई, लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर भूखमरी दिख रही थी। आपने उस समय का जो अगर सीन्स अगर आपको याद हो किस तरीके से मजदूर बेचारे अपने घर लौट रहे थे, वहीं उसी समय जो भारत के अरबपति, खरबपति, बिलियनियर्स, पूंजीपति हैं, उनकी आमदनी में 35% का इजाफा हुआ है, यानी कि अप टू 423 खरब डॉलर तक की आमदनी इनकी हुई है। और आपको ये बता दें कि भारत के जो बिलियनियर्स हैं उनकी जो रैंकिंग है उनकी आमदनी में, वो 6ठे नंबर पर है। पहला यूएस है, चाइना, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, और उसके बाद भारत का नंबर है। और फोर्ब्स इंडिया की भी अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें भी मुकेश अंबानी का ही नाम आता है। अभी भी वो एशिया के सबसे बड़े पूंजीपति माने जाते हैं, भारत के तो पूंजीपति हैं ही, और सेकंड नंबर पर जिनका नाम आता है वो है गौतम अदानी। तो यानी कि जिस समय भारत की जो जीडीपी दर है वो 0 से भी 10% नीचे है, भारत इस समय रिसेशन की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में इन पूंजीपतियों की इनकम थोड़ी बहुत नहीं 35% का इजाफा आप सोच सकते हैं कि कैसे हुआ होगा। अब आपको बता दें, इसमें 6 बिलियनर्स के नाम है, जिसमें कि टॉप पर मुकेश अंबानी का नाम है, फिर गौतम अदानी है, और उसके बाद कई लोग हैं जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे यानी कि अदार पूनावाला का मेंशन है, किरण मजुमदार शॉ का मेंशन है। लेकिन उन सारों के डिटेल्स हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बात करते हैं मुकेश अंबानी की। अब मुकेश अंबानी के अगर आप बिजनेस को देखें तो पिछले 3 सालों में उन्होंने 23 कंपनीज को अक्वायर किया है, और इस साल की जो लिस्ट में उनके भी बड़े बड़े नाम है, जिसमें कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स हैं जैसे फ्यूचर ग्रुप है, मिल्क बास्केट है, अर्बन लैडर है, वो सब खरीदने की कगार पर है। यानी कि एक ऐसे समय में अंबानीज ने अपना फायदा किया है जिस समय की छोटे बिजनेसेस, छोटे स्टार्टअप्स के पास पैसा नहीं था और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अपना बिजनेस बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दें। तो यानी कि पहले तो आमदनी इनकी थी ही, टॉप रिच लिस्ट में आते थे। लेकिन अगर हम खासकर अगर आप बात करें रिलायंस ग्रुप की, तो इसे कहा जाता है कि इनके पास कोई डेट नहीं है, यानी कि कोई उधारी नहीं है और कैश रिच है। इसलिए उनके लिए एक्विजिशंस है, यानी कि कंपनीज को एक्वायर करना या खरीदना इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैश इन हैंड है।
तो एक पैंडेमिक के दौरान उनको एक बहुत अच्छी डील मिल गई इन छोटे बिजनेस हाउसेस से, क्योंकि अगर एक नॉर्मल टाइम्स में अगर ये बिजनेस होता तो शायद उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी जो कंपनीज हैं और जो बिलियनेयर्स की आमदनी में बढ़ने का जो एक सोर्स है वो ये है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता की हम जब बात करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, तो पैंडेमिक किस तरीके से आर्थिक असमानता फैलाता है वो इसका भी एक नमूना है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के जो बिलियनेयर्स हैं उस समय वो काफी नाम कमा रहे हैं और उन्होंने काफी पैंडेमिक के दौरान, जिससे में कि हम ये बात करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल रही है, तो ये एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक ब्राइट स्पॉट जरूर हो सकता है। लेकिन एक दूसरा नजरिया है कि इस पैंडेमिक ने, और अभी अगर आप वर्ल्ड ग्लोबल रिपोर्ट्स देखें, जो पॉवर्टी रिपोर्ट्स देखें, तो ये कहा जा रहा है कि 2021 तक लगभग 150 मिलियन लोग इस समय और गरीब हो सकते हैं। कितनों की इस समय जॉब्स चली गई है। तो आर्थिक समानता असमानता का जो एक विषय है वो बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसे में ये बिलियनेयर्स ज्यादातर क्या करते हैं, इन बिलियनेयर्स को दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिलियनेयर्स हैं जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए सिर्फ डोनेशंस में किया है। लेकिन क्या डोनेशंस और जो ये एक फिलैंथ्रोपी होती है, क्या ये एक सिस्टमिक सॉल्यूशन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? शायद नहीं। और बार बार जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि जब तक इसमें एक यूनाइटेड नेशंस एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि जब तक वैश्विक स्तर पर हम आर्थिक सॉल्यूशंस को नहीं खोजेंगे, सारे देश एकजुट नहीं होंगे, तब तक ऐसी महामारी को टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये आर्थिक असमानता बनी रहेगी, हम जिसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं, कि जो देश की 1% जो जनता है, जो बिलियनेयर्स की, उसके पास कितना पैसा है और जो बाकी जनता है वो आप देख रहे हैं कि कैसे जूझ रही है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है। और तो इस तरीके की आर्थिक असमानता क्या अच्छी है किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए? तो इस आर्थिक असमानता, इस तरीके की आर्थिक असमानता ना हो, इसके लिए बार बार देश ये बोल रहे हैं कि हमें ग्लोबल लेवल पर हमें कुछ इकोनॉमिक सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और सिर्फ वो एक देश या 2 देश तक ही सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस तरीके की बातें हो रही हैं कि कैसे लोगों को, देशों को पैसे दिए जाएं, कैसे जो यूएन की मेंबर कंट्रीज हैं उनको पैसे दिए जाएं, ताकि ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको हटाया जाए। तो एक तरफ अगर भारत के पूंजीपति और उनकी जो पूंजी है और उनकी जो इनकम्स है उसमें इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक दूसरा नजरिया है कि किस तरीके से जो पॉवर्टी रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर पूंजीपतियों की जो पूंजी है वो बढ़ रही है, तो आप ये देख रहे हैं कि गरीबों की नौकरियां चली गई और वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो किसी भी देश के लिए या देश की तरक्की के लिए ये चीज, जो इस तरीके की आर्थिक असमानता है, वो ठीक नहीं है। और जब तक इसको टैकल नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल से ना तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और ना ही देश आगे बढ़ सकेगा। इस पर आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। आज की एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं, गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।